ओके, तो हम वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर मैं बोर्ड पर 3 वर्ड लिखने वाला हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और तीसरा वर्ड मैं लिखने वाला हूँ फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्लास 12th में सेकंड चैप्टर है। ओके, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहली वाली बात, जो बोर्ड पर ये 3 वर्ड लिखे हैं, इन तीनों वर्ड में से जो 2 वर्ड हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक फंक्शन, ये 2 टर्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। अगर ये दोनों टर्म आपको समझ में आते हैं तो आपको ये भी समझ में आएगा। अगर ये नहीं आते हैं तो आप कितनी भी कोशिश करिए, आपको इनवर्स का मीनिंग नहीं पता चलेगा, आप रटते रहेंगे। फिर वहीं पर आप प्रॉब्लम आ जाएगी कि एनसीईआरटी क्वेश्चन तो हो जाते हैं, जब हम कोई अच्छी बुक करने जाते हैं तो उसके क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, या मेंस का एग्ज़ाम सामने आता है उसका क्वेश्चन देखते हैं तो वो नहीं हो पाता है हमसे। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी क्वेश्चन सामने आए, मेंस का एग्ज़ाम सामने आ जाए, एडवांस का आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीईआरटी आती है लेकिन इतनी अच्छे से आनी चाहिए कि उसके कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक अलग टर्म है, ये फंक्शन अलग टर्म है, ये और ये। पहले मैं आपको इस लेक्चर में सबसे पहले ये 2 चीज़ें क्लियर कराऊंगा। तो मैं नंबर 1 जो बात आपसे करने वाला हूँ आज, वो कल पहले बात करूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक की। ट्रिग्नोमेट्रिक में मैं सारी वैल्यू निकालूंगा। पहले वैल्यू किसकी, 0 से लेकर 0, π/2, पाई, ये सारी वैल्यू क्या होती हैं। फिर इसके बाद मैं बनाऊंगा इसका ग्राफ, ठीक है। फिर मैं इसका क्या बनाऊंगा, ग्राफ। ग्राफ क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इनवर्स का भी ग्राफ बनाना है। तो पहले मैं इसका ग्राफ बनाकर दिखाऊंगा, फिर उसको इनवर्स करके दिखाऊंगा। ठीक, यहाँ तक बात आ रही करना है। 2 पॉइंट तो मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ। इसके बाद फंक्शन में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि किसी भी चीज़ का अगर हमें किसी भी फंक्शन का अगर हमें इनवर्स निकालना हो तो वो 2 चीज़ें होना जरूरी है फंक्शन के लिए। वो फंक्शन होना चाहिए 1, और वो फंक्शन होना चाहिए ऑन टू। अब सपोज करो किसी प्यारे बच्चे को यही नहीं पता कि 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है ना। 1 भी नहीं पता, ऑन टू भी नहीं पता, तो वो इनवर्स तो कर ही नहीं सकता किसी चीज़ का, क्योंकि बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन क्या है कि कोई भी फंक्शन अगर 1 और ऑन टू है तो उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो पहले हम ये जानेंगे 1 ऑन टू क्या है, छोटे फटाफट से साथ सीखेंगे, और फिर उसके बाद इनवर्स को सीखेंगे। ठीक, और वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ एक और टर्म, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, ये दोनों टॉपिक से आप क्या कवर कर लेंगे कि साइन फंक्शन के या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज क्या होते हैं, और अगर इनके डोमेन रेंज ये और ये होते हैं तो इनवर्स के क्या होते होंगे, उसके बाद वो समझ में आ जाएगा आपको। ये समझ आ रहा है आपको? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वाली चीज़ ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि जब आप इस पूरे लेक्चर को देख लेंगे तो आपको ये चीज़ आ गई होगी, ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टारगेट है साइन फंक्शन के डोमेन एंड रेंज निकालना। कौन से फंक्शन की बात करने वाले हैं हम आज? साइन फंक्शन। साइन फंक्शन, ठीक, इसकी बात करनी है हमें, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखना वीडियो को, इतने बढ़िया कंसेप्ट बताने वाला हूँ आपको। साइन फंक्शन क्लास 11th के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th के लिए, सारी चीज़ इस लेक्चर में कवर हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, सर्कल, यूनिट रेडियस का एक सर्कल बनाना है, ठीक। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक। ये जो सर्कल मैंने बनाया है, इस सर्कल की मैंने रेडियस रखी यूनिट रेडियस। रेडियस मैंने कितनी ली, यूनिट रेडियस, ठीक। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, इस सर्कल की रेडियस यूनिट है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कितना होगा, यूनिट एंड 0, 1 एंड 0। ये वैल्यू कितनी है, 1 रेडियस, ठीक। ये भी क्या है, रेडियस।
तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, तो आंसर है 0 1। ठीक है, ये 1 है तो ये -1 होगा, तो ये पॉइंट कितना होगा, तो आंसर है -1 0, ये होगा। ठीक है, ये 1 है तो ये -1 होगा, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, 0 एंड -1। ये मेरे पास कुछ पॉइंट आ गए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। यहाँ तक करना बिल्कुल आसान है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके आगे बढ़ूँ, ठीक। देखिए, इस सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है, पॉइंट पी। पॉइंट पी, हम पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और पी पर पहुंचे। जैसे ही हम यहाँ से यहाँ चलते हैं तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो जाता है, ये एंगल थीटा। ये समझ आता है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ठीक, अब यहाँ पॉइंट पी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, कर लिया, ये परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट का नाम रख दिया Q। ठीक, ये भी समझ आता है आपको। ओके, O से लेकर Q तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने A मानी, और P से Q तक की डिस्टेंस मैंने B मानी। अगर x एक्सिस पर ये A है और y एक्सिस पर B है, तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, AB। ये समझ आता है, ये A ये B, तो ये क्या होगा, AB। ये भी समझ आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ठीक, अब इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ट्राइंगल POQ। ट्राइंगल POQ की अगर हम बात करें तो इस ट्राइंगल में हम साइन फंक्शन की बात करना चाहते हैं, तो मैंने साइन थीटा निकाला। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, PQ। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना है, OP। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल यूनिट रेडियस का सर्कल है, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो यहाँ मैंने 1 लिख लिया। ठीक, अब इसके बाद साइन थीटा ऐसे ही, ठीक है, साइन थीटा, PQ की वैल्यू कितनी, B, OP की वैल्यू कितनी, OP की वैल्यू कितनी, 1। ठीक, यहाँ तक भी समझ में आती है बात। यहाँ से साइन थीटा, या मैं कहूँ B की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, साइन थीटा के इक्वल आ गई। ये B की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, साइन थीटा के। ये समझ आता है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इसके बाद प्यारे बच्चों एक और चीज देख लो ध्यान से, यहीं पर कॉस थीटा। कॉस थीटा आप जानते हो, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, OQ अपॉन हाइपोटेनस क्या है, OP। बिल्कुल आसान वाली चीजें चल रही हैं ये तो। कॉस थीटा ऐसे ही, ठीक है, इक्वल्स टू OQ कितना है, A। ठीक है, OP कितना है, ये तो रेडियस के इक्वल है, 1। ठीक है, इसको मैंने देखा तो A की वैल्यू कितनी मिली, कॉस थीटा। A की वैल्यू कितनी मिली, कॉस थीटा। तो यहां से मुझे पता चल गया A इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये बिल्कुल आसान वाली बात पता चल गई मुझे। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो ये पॉइंट P था, देयरफॉर पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे, AB, कैसे लिखे जा सकते हैं, तो आंसर है कैन बी रिटन एज पॉइंट P। A को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस थीटा, तो यहां पर मैंने लिखा कॉस थीटा। ओके, पॉइंट B किसके इक्वल है, साइन थीटा के, साइन थीटा, ये लिखा। ये समझ आया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो इस बात का मतलब ये है कि इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट जो कि AB की फॉर्म में है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो आंसर है यहां पर लिख सकता हूं A की जगह कॉस थीटा और B की जगह साइन थीटा। AB को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा साइन थीटा। यहां तक बात आ गई समझ में। अब इसके बाद देखना, सोचना ध्यान से, इस सर्कल पर कोई भी अगर पॉइंट लाई कर रहा हो, उसमें जो पहला वाला नंबर है, पहला वाला जो नंबर है वो किसको दिखाता है, कॉस थीटा की वैल्यू को। दूसरा वाला नंबर है वो किसको दिखाता है, साइन थीटा की वैल्यू को। ये समझ आ रहा है आपको। अच्छा, इससे देखना कितनी आसानी से कई चीजें निकल जाएंगी। मैं यहां पर निकाल रहा हूं प्यारे बच्चों साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो सोचो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री करिए आप। 0 डिग्री कहां पर होगा, इस लाइन पर। इसको कम करते जाइए और यहां पर आ जाइए। तो यहां पर 0 डिग्री पर ये ब्रैकेट मिला,
है ना, ये नंबर मिले। इसमें से जो पहला वाला नंबर है वो किसको दिखाएगा, कॉस थीटा को, और दूसरा वाला नंबर किसको दिखाएगा, साइन थीटा को। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 0। कहां पर, 0 डिग्री पर। ठीक, तो साइन 0 डिग्री पर ये वैल्यू आई साइन 0 की कितनी, 0। कहां से देखी सर आपने, यहां से। पहला वाला नंबर ऑलवेज कॉस होता है, दूसरा वाला साइन होता है। तो साइन की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये समझ आ गया। ठीक, अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, यहां से मैं चला और ये घुमाया, कितना चल गया, 90 डिग्री। ये है, जब मैं ये 90 डिग्री चला तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, साइन π/2 की वैल्यू कितनी मिलेगी। तो आंसर है, जब मैं ऐसे चला साइन π/2 90 चल लिया, तो पहला वाला नंबर मैंने पढ़ लिया है कॉस को दिखाता है, दूसरा साइन को दिखाता है। तो इसका मतलब साइन की वैल्यू कितनी है, 1। साइन की वैल्यू कितनी है, 1। ये बिल्कुल आसान वाली बात है, ये तो बड़े आसान सी चीज है। और देखो यहां से चले और ये घुमा दिया, ये जब घुमाया तो कितना घूम गया मैं, 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री मतलब पाई, कितना घूम गया। जब मैं इसको पाई घूम जाता हूं तो मुझे ये ब्रैकेट मिला। इस ब्रैकेट में जो मैं सीख चुका हूं, इस बात को मैं बहुत अच्छे से जान गया हूं कि जो पीछे वाला नंबर जो लिखा होता है वो साइन की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब साइन की वैल्यू 180 डिग्री पर कितनी, 0। बिल्कुल आसान सी बात बता दी है। तो ठीक है, और बताइए। तो आगे चलते हैं, साइन आगे देखिए, यहां से चला और यहां पर आ गया, तो कितना चल गया, ये मैं चल गया 3π/2, है ना। तो साइन 3π/2, साइन 3π/2। ठीक, साइन 3π/2 की वैल्यू मैं कैसे निकालूं, बिल्कुल आसान है। यहां से ये साइन 0 पर ये साइन की वैल्यू होती है, 90 पर ये साइन की वैल्यू होती है, 180 पर ये साइन की वैल्यू होती है, तो 3π/2 पर ये होती होगी। बिल्कुल सिंपल है, कितनी, -1। ये समझ आ रहा है आपको, है ना। बाद वाला जो नंबर होता है ना, वो किसकी वैल्यू को दिखाता है, साइन की वैल्यू को। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और बताइए सर, ध्यान दीजिए, साइन आप ऐसे घूम कर आए और कितना घूम गए, 2π, पाई प्लस पाई, कितना घूम गए, 2π, और 2π पर आए तो ये वाला ब्रैकेट मिला। इसमें बाद वाला नंबर कौन किसको दिखाता है, साइन को दिखाता है। तो ठीक है, साइन 2π, साइन 2π की वैल्यू कितनी, 0। बिल्कुल आसान है ये। अच्छा, 2π के बाद अब मैं और घूमना चाहता हूं, कितना, π/2, तो 2π प्लस π/2 कितना, 5π/2। ठीक है, तो साइन 5π/2, 5π/2, 5π/2 पर मैं यहां पहुंच गया। यहां पर साइन की वैल्यू कितनी होगी, जो बाद वाला नंबर है वो साइन को दिखाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 1। ठीक, और दिखाओ सर। तो देखो यहां से चले, यहां पर कितना हो गया था, 5π/2 हो गया था यहां तक, यहां से π/2 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 3π। ठीक है, तो ये देखिए साइन 3π की वैल्यू बिल्कुल आसानी से सीख गए आप, कितनी आएगी, 0। 3π में π/2 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7π/2। 3π में π/2 और ऐड कर दिया तो कितना आ गया आंसर, 7π/2। 3π यहाँ तक हो चुका था, इसमें π/2 और ऐड किया तो यहाँ पहुँच गए, और यहाँ पर ये ब्रैकेट मिला। यहाँ पर दूसरा वाला नंबर है वो साइन की वैल्यू को बताएगा, इसका मतलब कितना, -1। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल करके दिखाए, इस तरह से चलता गया और बस वैल्यू लिखता गया, 0, 90, 180, 270, 360, फिर 360 के बाद फिर 90 ऐड करिए, फिर 90 ऐड करिए, फिर 90 ऐड करिए, करते रहिए आप। कितने भी बड़े नंबर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है सर, इससे आप क्या समझाना चाह रहे हो। तो मैंने प्यारे बच्चों आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। कौन सा प्लेटफॉर्म सर, मैंने तैयार कर दिया आपके लिए ग्राफ बनाने के लिए प्लेटफॉर्म। ठीक है, साइन का हम ग्राफ बनाना सीखेंगे तो उसके लिए मैंने कुछ कोऑर्डिनेट निकाल लिए। कौन से कोऑर्डिनेट निकाल लिए सर, देखो 0 रखा तो आंसर 0 आया, तो जब मैं साइन का ग्राफ बनाऊंगा तो एक कोऑर्डिनेट तो मुझे ये बनाना है। ठीक, π/2 रखा तो 1 आया, तो π/2 रखने पर 1 आया। ठीक है, ये वाला ग्राफ में ड्रॉ करना है। पाई रखने पर आंसर फिर 0 होता है, पाई रखने पर आंसर 0 आता है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। 3π/2 रखने पर -1 आता है, 3π/2 रखने पर -1 आता है। ओके, आगे 2π रखने पर फिर 0 हो जाता है, 2π रखने पर
0 हो जाता है। ठीक, इसके बाद 5π/2 रखने पर 1 हो जाता है। 5π/2 रखने पर 1 हो जाता है। ठीक, ये वो कुछ पॉइंट हैं जो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। इन पॉइंट को मैं ग्राफ पर ड्रॉ करूँगा जब साइन का ग्राफ बनाऊँगा। यहाँ तक आ रही है बात समझ में? कोई बात नहीं, बिल्कुल आसानी समझ में आ गई। लेकिन जब मैं ग्राफ बनाऊँगा तो ये तो सारी पॉजिटिव वैल्यू वाला ग्राफ, पॉजिटिव वैल्यू के लिए। कुछ साइन की नेगेटिव वैल्यू के लिए भी हम जानना चाहते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा, तो वो ग्राफ हम एक साथ बनाएंगे। फिलहाल हमने पॉइंट निकाल के रख लिए हैं और ये वैल्यू निकालना हम सीख गए कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद एक और अच्छी वाली प्यारी वाली बात बताता हूँ आपको। देखो सुनो ध्यान से, एक सर्कल कंसीडर किया, एक सर्कल कंसीडर किया ये। ठीक, इस सर्कल में ये मेरे पास y एक्सिस हो गया और ये मेरे पास x एक्सिस हो गया। ठीक, ये मेरे पास ऑरिजिन हो गया और इसकी रेडियस जो मैंने प्यारे बच्चों ली वो मैंने ले ली अपने मन से 1 यूनिट। ठीक है, इससे मुझे कुछ बेनिफिट होगा। ये 1 यूनिट है तो यहाँ पर जो पॉइंट A है ये पॉइंट होगा 1 0। ठीक है, ये आपने अभी अभी देखा था। ये जो पॉइंट B है ये होगा 0 1 क्योंकि रेडियस 1 है। ठीक, ये वाला जो पॉइंट है C ये होगा -1 0। ये जो पॉइंट है D ये प्यारे बच्चों पॉइंट क्या रहा होगा? आंसर है 0 एंड -1। इतनी बात करनी आपको आती है। ठीक, अब पहले जब मैंने आपको अभी अभी जब यहाँ पर समझाया बोर्ड पर तो मैं एंगल को किस तरफ से लेकर जा रहा था? ऐसे ही तो चल रहा था, इस तरह से, है ना? इस तरह से जब आप चलते हो तो आप रोटेशन कैसा कर रहे हो? तो आंसर है कि हम इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं। और जब हम ऐसा चलते हैं तो हम क्लॉकवाइज नहीं चल रहे हैं, हम कैसा चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा चल रहे हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव लेकर चलते हैं और उसे पॉजिटिव एंगल कहते हैं। ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग वाले वीडियो में बता रखा है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक, अब मैं उल्टा चलता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज ना चल के अब मैं क्लॉकवाइज चलना चाहता हूँ। तो मैं अपना मोशन इस तरह से यहाँ पर करा रहा हूँ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये। ठीक है, करा देंगे क्लॉकवाइज मोशन। तो अब चीज़ों को हम ऐसा ना ले जाकर ऐसा ले जाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से ऐसा आया, यहाँ से ऐसा। जब मैं ऊपर से ऐसा आऊँगा तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो गया, कितना? -θ। कितना क्रिएट हो गया प्यारे बच्चों? -θ क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट P, ये किसके इक्वल होगा? तो आंसर सर्कल पर कोई भी पॉइंट किसके इक्वल मानते हैं हम? A और B के इक्वल। किसके इक्वल लेते हैं? AB के इक्वल। ठीक है, हमने यहाँ पर AB लिख लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट Q। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर इस पॉइंट को हमने क्या माना? A। क्या माना? A। और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है? B। ये पॉइंट क्या है? B। ठीक, ये A ये B, तभी तो ये पॉइंट AB बना होगा। ठीक है, तो पॉइंट P जो होता है, पॉइंट P, ये आपने अभी अभी क्या पढ़ा था? पॉइंट P AB ऑन द सर्कल कैन बी रिटेन एज cos θ एंड sin θ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? पॉइंट P जो AB है इसको कैसे लिख सकता हूँ? cos θ sin θ ऐसे लिख सकता हूँ। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक, अब ध्यान दीजिए, 1 बाय 1 चलेंगे। 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री पर कितना? साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। यहाँ पर ये जो बाद वाला नंबर है ये किसको दिखाएगा? साइन को ही तो दिखाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू इस जगह पर कितनी होगी? 0। अब इसके बाद आप चले और ऐसे चले, ऐसा। ठीक है, तो जब आप इस डायरेक्शन में चलते हैं तो 90 डिग्री तो आप चलेंगे, लेकिन कैसा 90 डिग्री चलेंगे? माइनस का 90 डिग्री। ठीक है, तो आप चलिए यहाँ से साइन माइनस का 90 डिग्री, मतलब -π/2। ठीक है, जब आप 90 डिग्री चल के आओगे तो ये वाला ब्रैकेट मिला आपको, ये कोऑर्डिनेट मिले, और इस कोऑर्डिनेट में जो बाद वाला नंबर है वो किसको दिखाएगा? साइन को। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, और बताओ सर, साइन माइनस का पाई की वैल्यू बताना कितनी आएगी, कैसे निकालें? तो यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, यहाँ से चले और ये आ गए। अब क्योंकि ऐसा चल रहे हैं तो -π लेकर चलेंगे, और यहाँ पर जब ऐसे चलेंगे तो इस कोऑर्डिनेट पर आ गए,
और इस कोऑर्डिनेट पर वैल्यू कितनी 0, ये वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, इसके अलावा और भी वैल्यू निकाल सकते हो आप, साइन माइनस का 3π/2, माइनस का 3π/2। ठीक है, यहाँ तक आ गए थे। अब इसमें 3π/2 इसमें π/2 और ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर पहुँच जाओगे। तो 3π/2 माइनस 3π/2 की वैल्यू कितनी होती होगी 1, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद साइन माइनस का 2π, माइनस के 2π की वैल्यू देखिए, यहाँ से ऐसे चले पाई माइनस पाई चल रही है ये, और फिर माइनस पाई चल रही है, तो कितना हो गया माइनस का 2π, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 0। ठीक है, और भी वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे सपोज करिए साइन 2π में पाई और ऐड कर दिए तो माइनस का 5π/2, 2π में π/2 और ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, तो माइनस का 5/2 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आएगी -1। तो बाद वाला जो नंबर है वो साइन की वैल्यू को दिखाता है। -5/2 में और ऐड कर देंगे तो 7π/2, इसी तरह से -7π/2 -3π, इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट ये है प्यारे बच्चों कि अगर आप इधर से चलते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास साइन की मिलती जाती है, इधर से चलते हैं तो नेगेटिव एंगल के लिए ये वैल्यू मिलती जाती है। ऐसे बिल्कुल आसान है यहाँ तक निकालना। अब कि मेरे पास दो तरह की वैल्यू आ गई हैं। अब इसके बाद बात को ध्यान से सुनिए, आप इधर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जब ये वैल्यू आपने निकाली तो आपको यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर। कौन कौन से 3 नंबर? 0 1 0 -1, 0 1 0 -1। इसका मतलब ये वैल्यू 0, इसके बाद फिर 1 होती है, फिर 0 हो जाती है, फिर -1 होती है, फिर 0 हो जाती है। इस तरह से ये चलती रहती है। ठीक है, तो 0 और -0 1 -1 इन्हीं के बीच में ये नंबर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात आ रही है समझ में। अगर हम नेगेटिव एंगल की हम बात करें तो नेगेटिव एंगल में भी 0 -1 1 0 यही सारी वैल्यू देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो इससे मुझे एक बात समझ में आई। क्या बात समझ में आती है मुझे? मुझे ये बात समझ में आ गई है कि अगर साइन फंक्शन के डोमेन की हम बात करें, डोमेन, तो डोमेन में कोई भी एंगल निकाल सकता हूं मैं, कोई भी एंगल, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कितना भी निकाल सकता हूं, है ना। अगर मैं रेडियन में बात करूं तो π/2 2π -π/2 कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या कहा? रियल नंबर। ठीक, तो डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर। और इसकी रेंज क्या हो गई सर? रेंज। तो डोमेन और रेंज आपको याद है क्या होते थे? डोमेन और रेंज क्या होते हैं प्यारे बच्चों? मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता देता हूं। जैसे सपोज करो आपके सामने कोई फंक्शन है y = x + 1, है ना। तो यहां पर x की जो वैल्यू आप पुट कर सकते हो या पुट करते हो, वो सारी वैल्यू जो आप यहां पर पुट कर सकते हो x की, वो कहलाएगा उसका डोमेन। ठीक, और वैल्यू पुट करने पर जो उसके आंसर आएंगे, किसके आंसर आएंगे? y के, वो क्या कहलाएंगा? उसका रेंज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखी, ठीक है, 1, x की वैल्यू 1 पुट किया मैंने, तो y की वैल्यू क्या आई? 2। तो 1 मैंने जो पुट किया है वो डोमेन का एलिमेंट होगा, डोमेन का, और जो आंसर आते हैं वो उसके क्या होंगे? रेंज होंगे। तो आप मुझे बताओ कि अगर कहीं पर कोई एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या? साइन थीटा, है ना। फंक्शन क्या गिवन है? साइन थीटा। तो आप बताओ यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हो? पुट कर सकते हो तो आंसर है 0 π/2 π/3 π/6, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, नेगेटिव भी पुट कर सकता हूँ, पॉजिटिव भी पुट कर सकता हूँ। इसका मतलब मैंने यहाँ पर कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूँ। तो जो चीज़ पुट कर सकते हैं हम, वो क्या हो सकता है? वो क्या कहलाता है? उसका डोमेन। तो ठीक है, तो मैं क्या पुट कर सकता हूँ? रियल नंबर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डोमेन क्या है? रियल नंबर। अब जब वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर क्या क्या आते हैं? तो आंसर है, हमने बहुत सारे रिजल्ट करके देखे, लेकिन आंसर किससे किसके बीच में लाई कर रहे हैं? तो आंसर है, सबसे छोटा जो आंसर है वो है -1, और जो सबसे बड़ा आंसर है वो है 1। इसके बीच में ही सारी चीजें लाई कर रही हैं। तो इस बात का मतलब ये है कि साइन फंक्शन का जो रेंज होता है वो कितना होता होगा? तो आंसर है, क्लोज ब्रैकेट लगाइए, -1 बनाइए, -1 से कहाँ तक जाती हैं? +1 तक वैल्यू, -1 से +1 तक। देखिए 0 से 1 जाती है, 1 से फिर 0 हो जाती है, 0 से फिर -1 हो जाती है,
फिर 0 हो जाती है। तो सबसे बड़ा नंबर हमें रास्ते में कौन सा मिला, 1, और सबसे छोटा नंबर कौन सा मिला, -1। तो -1 और 1 के बीच में ही वैल्यू रहती हैं आंसर जो आते हैं, तो इसलिए रेंज क्या हुई, -1 और 1। ये समझ आ गई बात, बिल्कुल आसान वाली बात है। ठीक है, एक चीज मैं और ऑब्जर्व कर रहा हूं इसमें, क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जब मैं साइन की वैल्यू में चलना स्टार्ट हुआ तो ये वैल्यू सबसे पहले 0 से 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 पर गई, यानी कि ये इंक्रीज हुई, सबसे पहले ये इंक्रीज होती है। तो जो साइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, ये 0 से ये इंक्रीज होती है, यहां पर मुझे लिखना चाहिए क्या, इंक्रीज। ये होती है इंक्रीज, कहां से, फ्रॉम 0 से कहां तक, आंसर है 1 तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 से 1 तक इंक्रीज होती है। फिर इसके बाद क्या होता है, तो आंसर है सेकंड क्वाड्रेंट की। अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये 1 से 0 तक जाती है, तो इसका मतलब डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर मैंने लिख लिया डिक्रीज, डिक्रीज फ्रॉम कहां से कहां तक, 1 से 0। ठीक, इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से कहां जा रही है, -1, तो ये क्या हो रही है, डिक्रीज, डिक्रीज फ्रॉम कहां से कहां, 0 से -1। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये -1 से कहां जाती है, 0, तो इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज फ्रॉम कहां से कहां तक, -1 से 0 तक। ठीक, ये वैल्यू लिख ली आपने। सर ये वाली वैल्यू आपने क्यों लिखी, तो मैंने ये वैल्यू इसलिए लिखी है कि मैं जो आपको नेक्स्ट थिंग बताने जा रहा हूं वो है ग्राफ, और उस ग्राफ को मैं इसी के बेसिस पर बनाऊंगा। तो ग्राफ फॉर साइन फंक्शन, ग्राफ फॉर साइन फंक्शन। देखिए ध्यान दीजिए, ग्राफ फॉर साइन फंक्शन कैसे बनाते हैं। सबसे पहली चीज, ये मैंने एक एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस, और ये मैंने एक एक्सिस बना ली, वाई एक्सिस। ठीक, इसमें क्या होने वाला है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस वाले केस में ये है ओरिजिन। ठीक, अब देखना वैल्यू कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। 0 डिग्री पर 0, π/2 पर 1, तो ये जो मैंने कॉलम बनाए थे यहाँ पर, ये जो मैंने कोऑर्डिनेट बनाए थे, ये कोऑर्डिनेट ड्रॉ करनी है। तो 0 एक्स एक्सिस पर कौन कौन सी वैल्यू लेनी है, 0, π/2, पाई, 3/2, 2π, 5π/2, यही तो लेनी है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पर यही बना लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 0 और क्या चाहिए, π/2 चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, पाई चाहिए, और क्या चाहिए, 3π/2, नेक्स्ट 2π, नेक्स्ट 5π/2, इस तरह से चाहिए। ठीक है, अगर हम नेगेटिव एक्सिस की बात करें तो नेगेटिव एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं हमारे, तो आंसर है ये कोऑर्डिनेट बना सकते हैं हम। देखिए 0 डिग्री पर आंसर 0 आता है। ठीक है, -π/2 पर -1 आता है, -π/2 -1 आंसर आता है। फिर इसके बाद -π पर 0 आता है, -π पर 0 आता है, -3π/2 1, -3π/2 1, ये कोऑर्डिनेट। इसके बाद -2π पर 0 0 एंड -5π/2 पर -1, ये बनाने हैं मुझे, ये वाले कोऑर्डिनेट। तो x पर मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगी, 0, -π/2, -π, ये सारी क्वांटिटी। तो ये सारी क्वांटिटी मैं इस ग्राफ पर लेकर आ रहा हूँ। ठीक, लेकर आता हूँ, ये मैं लेकर आया -π/2। ये एक रफ ग्राफ बना रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा ग्राफ आप अपनी कॉपी पर बना लेना, -π। ठीक, और किसकी ज़रूरत पड़ेगी इसके बाद, -3π/2,
नेक्स्ट हमारे पास क्या रहा होगा, माइनस का 2 पाई, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आएगा माइनस का 5π/2, ऐसा। इस तरह से चल रही होंगी वैल्यू x की, ठीक। अच्छा, y की और इसकी वैल्यू पता है, तो आपको पता है कि आंसर जो आते हैं, जितने भी आंसर, वो या तो 1 आएंगे 1 या -1 आएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। यही तो होने वाला है, 1 आएगा या -1 आएगा, ठीक। ये मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करना है। तो ग्राफ जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे, तो मैंने आपको क्या बोला था कि पहले तो वैल्यू क्या होती हैं, सबसे पहले क्वाड्रेंट में इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1। तो इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1 ये जो मैंने आपको लिख के दिया था, तो यहाँ पर इंक्रीज कराओ पहले 0 से 1 के लिए, ये यहाँ पर पहुँच गए आप, क्या कर रहे हो, इंक्रीज, ठीक। फिर इसके बाद क्या होती है वैल्यू, तो आंसर है डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0, 1 से 0 के लिए डिक्रीज होती है। तो ये देखिए 1 से 0 के लिए डिक्रीज करा दी, ये आ गए, ठीक। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीज फ्रॉम 0 to -1, 0 से -1, ठीक। अभी 0 पर है, 0 से -1 तक डिक्रीज होती है, तो ये आ गए, -1 तक डिक्रीज करा दी हमने, ओके। अब इसके बाद फिर इसके बाद क्या होता है लास्ट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इंक्रीज फ्रॉम -1 से 0, -1 to 0, तो ये इंक्रीज करा दी, ये इस तरह से, ठीक। यहाँ तक समझ आ गई बात। अब एक्चुअल में आप देखें तो मैंने वो कोऑर्डिनेट जो मैंने बनाए थे वो मैंने प्लॉट कर दिए। 0 पर 0, π/2 पर वैल्यू कितनी 1, पाई पर कितनी 0, 3π/2 पर कितनी -1, 2 पाई पर कितनी 0। तो ये मेरा जो ग्राफ है ये बनके तैयार हो जाएगा इस तरह से, ये। और आगे आप बनाना चाहते हैं तो 5π/2 पर वैल्यू कितनी थी, 5π/2 पर, ये देखिए 5π/2 पर वैल्यू 1 थी, तो इसके बाद आप चाहें तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, ये 1 पर 5π/2 पर वैल्यू 1 है, तो ये जो ग्राफ है ये यहाँ से ऐसे चलेगा, ये अपना ग्राफ बनके तैयार हो गया पॉजिटिव वाली साइड के लिए, ठीक। अब इसी तरह से नेगेटिव वाली साइड के लिए बनाना है, तो नेगेटिव वाली साइड के लिए भी हमें क्या करना है, वैल्यू सबसे पहले 0 0 बनानी है, इसके बाद -π/2 पर -1 ले जाना है। तो पहला पॉइंट 0 0 तो ये है, -π/2 पर -1, ठीक है, ये लेकर आ गए, ठीक, यहाँ तक ऐसा। इसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बनाना है, -π पर 0 बनाना है, तो -π पर वैल्यू 0 कर देनी है, ये, ठीक। ये थोड़ा सा ठीक से बना लेना, ये। इसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बताइए क्या बनाना है, -3π/2 पर 1 ले जाना है, तो -3π/2 पर 1, ये 1 -3π/2 पर 1 यहाँ कहीं, तो ये आ गया 1। फिर इसके बाद -2π पर 0, ठीक है, तो -2π पर 0 ले जाता हूँ, ये कुछ ऐसा आ गया, ये आ गया। इसके बाद -5π/2 पर -1 हो जाएगा, तो -1 लेकर आना है, ये ऐसा आ गया, तो ये मेरा एक ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा। ये साइन फंक्शन का ग्राफ आपके सामने बन गया। ये समझ आया कैसे करना है?